स्वागत है आप सभी का हमारे आज के सेशन में। तो हमने पीसीएस का जो प्रीलिम्स सीसेट का पेपर था उसके हमने 2024, 23 और 22 के क्वेश्चन किए थे, जो भी किससे संबंधित थे, कम्युनिकेशन से संबंधित थे। आज हम 2021 के पेपर देखेंगे और उसके साथ साथ जो रीजनिंग के क्वेश्चन हमने पिछले क्लास में दो पैटर्न उठाए थे। दो पैटर्न हमेशा आते हैं, एक सर्किल वाला इस टाइप के पैटर्न, वही नंबर सीरीज से संबंधित आज हम कुछ क्वेश्चन और करेंगे जो और पिछले वर्षों में आए हुए थे सेम क्वेश्चन, तो उनसे करते हैं। और उससे पहले ही हम देखते हैं कम्युनिकेशन का क्वेश्चन। तो सबसे पहले है 2021 में काफ़ी सबसे ज़्यादा अभी तक जो क्वेश्चन आए थे वो इसी साल आए थे, 28 के आसपास रहे थे। तो देखें फीडबैक वाले क्वेश्चन है, कहा जा रहा है कि फीडबैक का उपयोग जो होता है वो किस लिए किया जाता है, किसका रूप है, कौन से संचार का। तो जो हमने टॉपिक पढ़ा था तो हमने पूरा कम्युनिकेशन में शुरुआत ही करी थी फीडबैक वाले से। तो फीडबैक का जो हमने देखा था, मैसेज सेंड होता है, रिसीव होता है, कोडिंग, इनकोडिंग और ये सारी चीज़ें, तो वो कौन सा टॉपिक था इनमें से एक ही तो टॉपिक था, पारस्परिक संचार, इंटरपर्सनल स्किल जो होती है। तो यही इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ सीधा पूछा है फीडबैक का उपयोग किसके लिए किया जाता है, तो पारस्परिक संचार में यही टॉपिक था। तो पारस्परिक संचार क्या होता है, दो या दो से अधिक लोगों के बीच जो सीधा संवाद होता है, जिसमें अपने विचार, भावनाएं, सूचनाएं, ये सब हमने बेसिक्स में कवर किया था। इसके बाद है जो ऑप्शन है चारों, तो हम चारों ऑप्शन को देखेंगे आज, ताकि हमें अगर कोई और ऑप्शन मिले एग्ज़ाम में तो हम उन्हें समझ पाएँ, क्योंकि उन्हीं से संबंधित इर्द गिर्द आते हैं। जैसे एक है जनसंचार, जनसंचार में क्या आता है, समाचार पत्र, टेलीविज़न, रेडियो, इंटरनेट। अगर पूछा जाए कि इनमें से कौन सा जनसंचार का माध्यम है, तो एक बड़े और विविध और अनाम दर्शकों के लिए होता है जनसंचार, मतलब जिन्हें हम जानते नहीं हैं वो भी देखते हैं, तो ये वाली चीज़ है। इसके बाद है ये, यहाँ पे क्या होती है, अक्सर देरी से और अप्रत्यक्ष रूप से ये होता है जनसंचार। इसके बाद देखें अनौपचारिक, अनौपचारिक हमने देखा था जब दोस्त होते हैं, परिवार होता है, उसमें गपशप होती है, अफवाहें होती हैं, ये सब कौन सा है, अनौपचारिक संचार का माध्यम आएगा। इसके बाद समूह संचार क्या होता है, तीन या तीन से अधिक, इंपॉर्टेंट है, दो या दो से अधिक वाले में कौन सा था, पारस्परिक, इंटरपर्सनल स्किल, जैसे हमने पढ़ा था अंतर्वैयक्तिक कौशल। इसके बाद है समूह किसे कहते हैं, तो तीन या उससे ज़्यादा जब लोग हो जाएंगे तो उसे समूह कहा जाता है, और इसमें फीडबैक होता है। लेकिन पारस्परिक जो संचार था, इंटरपर्सनल, उसमें हम फीडबैक को ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं, क्योंकि हमने उससे टॉपिक में भी पढ़ा था। तो ये पहला क्वेश्चन हुआ। दूसरा कह रहा है कि कौन सा व्यवहार परिवर्तन को प्रभावित करने की एक मूल विधि है, मतलब किसी का अगर व्यवहार परिवर्तन करना हो, सोचो अगर हमने एक कैंडिडेट हमारे पास है, इसका व्यवहार परिवर्तन करना हो तो हम कैसे करेंगे, संचार के माध्यम से, उससे बात करके, या रिकॉर्डिंग के माध्यम से, इष्टतम आराम या लयबद्ध मूल्यांकन। तो ये आसान है ये वाला, तो संचार, क्योंकि पेपर में जो हम जो एग्ज़ाम में पैटर्न है सीसेट का, उसमें टॉपिक ही है कौन सा, कम्युनिकेशन वाला, तो इसका एक ही ऑप्शन दिख रहा है संचार का। तो किसी के अगर हम व्यवहार में सोचो अगर हम चेंज करते हैं तो बिना संचार के कैसे कर सकते हैं, तो संचार जो होता है कम्युनिकेशन, उसके माध्यम से ये, जैसे फीडबैक, प्रोत्साहन और इन सब के माध्यम से ये होता है। इसके बाद है इष्टतम, ऑप्टिमल कंफर्ट। इसमें क्या होता है कि व्यवहार परिवर्तन का लक्ष्य परिणाम हो सकता है एक, इसमें भी ये हो सकता है जब कोई व्यक्ति कम तनावग्रस्त महसूस करने के लिए अपने व्यवहार अपनाता है। जैसे कोई एक व्यक्ति बहुत तनाव में है, वो अपने व्यवहार को चेंज करता है, तो ये भी एक तरीके से उसके व्यवहार को चेंज करता है थोड़ा थोड़ा, पर जो ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाएगी वो पहले वाले को दी जाएगी। लयबद्ध में क्या होगा, रिदम वाले में, कि इसमें नियमित आधार पर प्रदर्शन या प्रगति का जो होता है आकलन किया जाता है। तो इसमें तो यही है केवल मूल्यांकन, संचार, और ये दो में जो इम्पोर्टेंट रहेगा, एक तो यही वाला ऑप्टिमल कंफर्ट वाले में हमें ध्यान रखना है, जब कोई व्यक्ति कम तनावग्रस्त महसूस करने के लिए अपने व्यवहार को अपनाता है, लेकिन ये स्वयं व्यवहार को प्रवर्तन करने की एक मूल विधि नहीं है। तो ये मतलब एक ऐसा नहीं है कि इससे पूरा व्यवहार चेंज हो जाएगा, पर थोड़ा मात्रा में होता है, पर मेन हमें याद रखना है पहला ऑप्शन। इसके बाद बात करें, अगला जो क्वेश्चन पूछा था तीसरा, वो था पारस्परिक लेन देन मॉडल के रूप में संचार के अनुसार लोगों के बीच बातचीत होती है। तो पारस्परिक लेन देन मॉडल के रूप में संचार के अनुसार लोगों की बातचीत जो होती है वो कौन सा होगा इसमें से, तो एक व्याख्यात्मक है, इंटरेक्टिव है, एक साथ है, या एक से एक साथ इंटरेक्टिव है। तो अब सोचो व्याख्यात्मक है, पारस्परिक लेन देन, अगर हम बातचीत कर रहे हैं तो व्याख्यात्मक मतलब बहुत लंबी लंबी बातें हैं,
जो नहीं मतलब अच्छी बातचीत होती है वो कौन सी होती है, इंटरेक्टिव होते हैं, या फिर एक साथ या एक साथ इंटरेक्टिव। तो इंटरेक्टिव और एक साथ ये दोनों मिलके ऑप्शन में है, इंटरेक्टिव भी अच्छा है एक साथ, पर अगर ये दोनों मिलके इसमें दिया है एक साथ इंटरेक्टिव तो ये ज़्यादा है, मतलब ट्रांजिशनल मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन में संचार को प्रगतिशील प्रक्रिया के रूप में देखा जाता है। अब देखो याद क्या रखना है, हमें एग्ज़ाम में हमने बात करी थी, इसमें 20 से 25 क्वेश्चन अमूमन आते हैं, 20 से 25। अब अगर ऐसा ही सेम टाइप का कुछ क्वेश्चन आएगा तो उसमें हमें याद रखना है कि ऐसा कुछ था वहाँ पे। मेन बात ये है ताकि हम 10 से 12 क्वेश्चन या 15 क्वेश्चन तक अटैम्प्ट कर पाएँ। तो संचार के पारस्परिक लेन देन मॉडल में संचार को एक प्रगतिशील प्रक्रिया के रूप में देखा जाता है जहां सभी प्रतिभागी एक साथ संदेश को भेजते हैं। ये हमने देखा था, इनकोडिंग और कोई डिकोड करेगा, प्राप्त करेगा। अब इसमें कुछ मॉडल हैं, जैसे एक व्याख्यात्मक मॉडल है, ये आसान है समझना, व्याख्या कर देते हैं ना हर चीज़ की, कि कभी ये कहना चाहता है इसकी व्याख्या ये है, तो ये वाली। तो एक ये मॉडल होता है। इसमें क्या होता है कि जहाँ प्राप्तकर्ता संदेशों को समझने और उसके अर्थ निकालने की कोशिश करता है, क्योंकि व्याख्या करेगा। व्याख्या संचार प्रक्रिया का हिस्सा है, ना कि स्वयं प्रक्रिया का प्रकार है। तो ये प्रक्रिया का प्रकार नहीं है, प्रक्रिया का हिस्सा है, क्योंकि व्याख्या इंसान खुद से करेगा। फिर है इंटरेक्टिव। इंटरेक्टिव संचार को एक प्रक्रिया के रूप में ये देखा जाता है, ये एक प्रक्रिया है इंटरेक्टिव, जहाँ प्रतिभागी बारी बारी से बोलते हैं, सुनते हैं, यही तो करते हैं इंटरेक्टिव कम्युनिकेशन में, ये चीज़ रहेगी। लेकिन ये आमतौर पर एक अनुक्रम मतलब बारी बारी से चलने वाली प्रक्रिया होती है, एक साथ नहीं। अब एक साथ वाली बात आ जाए, एक साथ क्या होता है, एक साथ होने वाले पहलू को दर्शाता है ये। एक विकल्प संचार के एक साथ, संचार केवल एक ही समय में नहीं होता है, इसमें प्रतिभागियों के बीच निरंतर आदान प्रदान और परस्पर प्रभाव शामिल होता है। मतलब दो लोग हैं, अब एक साथ कम्युनिकेशन नहीं है, धीमे और लंबे समय तक चलता है। एक साथ इंटरेक्टिव ये ज़्यादा अच्छा मॉडल रहेगा। लेन देन में अब याद क्या रखना कि अगर हम बातचीत करते कुछ करते और ऐसा वाला मॉडल पूछ लेता है एक साथ इंटरेक्टिव, तो हमें यही लगाना है। यह विकल्प लेन देन मॉडल का सबसे सटीक होता है, इस बात पर जोर देता है कि एक साथ संदेश को भेजते हैं, प्राप्त करते हो, दूसरा भी उसे प्रतिक्रिया भी देता है। यही तो हमने पढ़ा था, फीडबैक भी उसी टाइम मिल जाए, तो यही सबसे अच्छा मॉडल होता है। इसके बाद जो चौथा क्वेश्चन था पैरा लैंग्वेज को, अब अगर आप कंटिन्यू हैं तो पैरा लैंग्वेज का देखा होगा, हर साल एक क्वेश्चन आ रहा है पैरा लैंग्वेज का, और वही सेम ऑप्शन लगभग रहते हैं। तो हमने देखा था पैरा लैंग्वेज क्या होती है, जो टोन और पिच जो होती है आवाज़ की, बोलने की शैली, कोई गुस्से में बोलना है, कोई प्रेम से बोलना है, कोई दुख में बोलना है, तो ये वाली चीज़ें जो होती हैं, तो वही पूछा है क्या नहीं है पैरा लैंग्वेज में। अब देखो, आवाज़ शामिल है, गुणवत्ता बिल्कुल है, भाषण दर मतलब स्पीड से बोलना है, जल्दी जल्दबाजी में है, व्यक्ति कैसा है, पिच, ये सब है। मौखिक बातचीत नहीं है, क्योंकि पैरा लैंग्वेज मौखिक पे फोकस नहीं करता, ये करता है कि बात को कैसे बोला जा रहा है, ना कि क्या बात बोली जा रही है। तो ये चीज़ है। तो पैरा लैंग्वेज संचार में एक महत्वपूर्ण पहलू है, क्या कहा गया है कि बचाए कैसे कहा गया है, इस पर केंद्रित करता है। तो आवाज़ की गुणवत्ता कैसी है, मतलब जैसे खुरदरी, मुलायम, करकत, मतलब कैसी बनावट है उसकी, गूंज कैसी है, स्पष्टता कैसी है आवाज़ की। मौखिक बातचीत, तो जो इसमें मौखिक बातचीत में मतलब जो हम बात करते हैं ये पैरा लैंग्वेज का हिस्सा नहीं है। मौखिक बातचीत क्या कहा गया यानी शब्द, भाषा, संदेश पर जोर देता है, पर पैरा लैंग्वेज भाषण की दर, पिच, मतलब स्लो आवाज़, कैसी आवाज़, ये सब पे जोर देता है। पांचवा क्वेश्चन जो था वो है, देखें अगर हम, तो वह संचार जो समय बचाता है और किसी संगठन में समन्वय को सुगम बनाता है। अब ये बहुत आसान क्वेश्चन है, अगर पहली क्लास ली होगी आपने तो ये सबसे पहले हमने डिस्कस किया था। जैसे हमने देखा था कि संचार में कौन सा संचार है, अगर ये पता है तो चीज़ें आसान हो जाएंगी। जैसे एक हमने देखा था संचार अधोगामी संचार, मतलब ऊपर बॉस बैठा है, बॉस ने नीचे वाले को आदेश दिया। ऊर्ध्वगामी, नीचे वाले ने एक सूचना पहुंचाई बॉस तक, ये ऊर्ध्वगामी संचार हो गया। फिर तीसरा है तटस्थ संचार। तटस्थ संचार ये प्रकार कोई संचार का होता नहीं है, ठीक। इसके बाद है पार्श्व संचार। पार्श्व संचार का मतलब क्या होता है, क्षैतिज, ये वाली लाइन पार्श्व, इसे कहते हैं क्षैतिज, तो सुना ही होगा, क्षैतिज रेखाएं, क्षैतिज, ये पार्श्व। अब यहाँ पे ये कह रहा है कि किसी संगठन में समन्वय को सुगम बनाता है और समय बचाता है। अब सोचो, एक ऑफिस में कई सारे लोग काम कर रहे हैं, बराबर पद के हैं, सारी चीज़ें हैं। अब इनके बीच अगर कम्युनिकेशन अच्छा होगा तो निर्णय अच्छे आएंगे, तो इसे ही कहा जाता है पार्श्व संचार। जबकि ऊर्ध्वगामी, अधोगामी, ये बॉस कोई आदेश दे रहा है या बॉस को कोई बात बताई जा रही है, ये वाले हैं।
है संचार के माध्यम ही, पर पार्श्व संचार क्षैतिज वाला ये समान स्तर और विभागों के व्यक्तियों के बीच में होता है। तो ये वाला ऑप्शन मतलब क्वेश्चन भी हर साल आता है ये वाले। तो कुछ ऐसे पैटर्न हैं जो हर बार इसमें भी रिपीट होते हैं। जैसे ऊर्ध्वगामी हमने देखा नीचे से ऊपर की ओर जाएगा, जैसे कर्मचारी वरिष्ठों से बातचीत करते हैं, और अधोगामी समझ ही लिया हमने। इसके बाद बात करें अगर हम प्रभावी संचार मतलब एक बेहतर संचार, ये भी क्वेश्चन हमने देखा था हर साल आ रहा है। कुछ क्वेश्चन 5 तो ऐसे रहेंगे सेम टू सेम रिपीट होंगे बिल्कुल। जैसे अच्छा संचार कैसे होता है, पिछली बार भी हमने देखा ऐसा ही कुछ था कि एक अच्छा निर्णय कैसे लिया जाता है, तो वही चीज़ है इसमें। तो एक अच्छा संचार किसे कहेंगे, धीरे और स्पष्ट हो, उपयुक्त मीडिया का माध्यम का प्रयोग प्रेषक द्वारा इच्छित रूप से प्राप्त किया जाए और तुरंत प्राप्त किया गया हो। अब देखो इसमें मैंने यहाँ से सूचना दी और आपने सूचना सीधे प्राप्त कर ली, ये हो गई तुरंत प्राप्त करनी। पर तुरंत प्राप्त करनी सूचना क्या सबसे अच्छा संचार प्रभावी माध्यम होता है? नहीं। तुरंत लाइव स्ट्रीम में हम पढ़ रहे हैं या लाइव स्ट्रीम में कुछ देख रहे हैं, अगर बात समझ में ना आए, तुरंत मिल रही है पर ये प्रभावी नहीं है क्योंकि समझ में नहीं आ रही है, तो ये वाला तो नहीं होगा। धीरे और स्पष्ट तो बिल्कुल हो सकता है, धीरे होनी चाहिए, स्पष्ट होनी चाहिए। पर कई बार ये होती है कि चीज़ ज़्यादा धीमे क्यों होनी चाहिए, अगर समझी जा सके। अब सोचो कोई चीज़ जो 1 पे चल रही है 1x पे, उसे 0.5 पे कर दो, तो धीरे है, स्पष्ट है, पर हमें ज़रूरत 1 की है, तो ये अच्छा ऑप्शन है हालांकि। पर हम 2 और देखेंगे। 2 में क्या, उपयुक्त मीडिया का माध्यम का प्रयोग किया है, व्हाट्सअप है, यूट्यूब है, कुछ एक अच्छा माध्यम हो बोलने का, बताने का, ये भी अच्छा ऑप्शन है। तीसरा है प्रेषित द्वारा इच्छित रूप से प्राप्त किया जाए, प्रेषक के द्वारा जिसने भेजा है। जैसे मैंने अभी ये वीडियो बनाई है, अब जहाँ ये वीडियो पहुँच रही है, अब मैं जो चाह रहा हूँ कि सीसेट निकल जाए या ये चीज़ें समझ में आ जाए, अगर वो आ पा रही हैं तो यही तो सबसे अच्छा प्रभावी है। प्रभाव कब माना जाएगा, जब ये चीज़ें इच्छित रूप से प्राप्त हो जाएं, जो मैं चाह रहा हूँ वही चीज़ समझ में आ जाए, तो यही है सबसे मेन जो होता है। क्योंकि ये सब दोनों अच्छे हैं ऑप्शन, पर ये जो मेन है इच्छित रूप से प्राप्त, इच्छा अगर पूर्ति हो जाएगी तो संचार कम्युनिकेशन का जो लक्ष्य है, लक्ष्य तो यही है प्रॉब्लम सॉल्व करना, तो वो प्राप्त हो जाएगा। तो प्रेषक के द्वारा सटीक और व्यापक परिभाषा जो होती है वो ये वाली चीज़ है। धीमी है ये हमने बाकी सब देख ही लिए हैं। इसके बाद है समस्या समाधान का समाधान मतलब समस्या पर सो जाना। ये ऐसे ही क्वेश्चन था कि समस्या पर सो जाना क्या है, तो इसमें अमूर्तता पूछा था, भावनात्मक अस्थिरता पूछा था, ऊष्मायन पूछा था और निष्क्रियता पूछा था। अब देखो कभी इतने कठिन शब्द से आए ऐसे शब्द, तो हमें इंग्लिश वाले वर्जन पे भी थोड़ा देखना होता है ताकि ये चीज़ें समझ में आ जाएं। अब ऑप्शन देखो इसमें, सबसे पहले एब्स्ट्रैक्शन, अमूर्तता। अमूर्तता का अर्थ होता है किसी जटिल समस्या को कम करके उसे मूल तत्व विचारों पर ध्यान केंद्रित करना। मतलब जैसे बहुत सारी समस्याएं हैं, जटिल समस्या, हम उस पर मूल जो विचार है उस पर ध्यान केंद्रित करेंगे और अनावश्यक विवरणों को अनदेखा कर देंगे। अमूर्तता, एब्स्ट्रैक्शन। तो यह समस्या समाधान का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हो जाता है, लेकिन सो जाना इससे संबंधित नहीं है। इसमें क्या है, सबसे पहले ये समझना। देखो अब ये क्वेश्चन एक बार आया कोई दिक्कत नहीं, अब हो सकता है यही ऑप्शन क्वेश्चन, क्योंकि इसमें टॉपिक सीमित है, इन्हीं में से कोई ऑप्शन अगली बार पूछ लेगा, इस वजह से हम ऑप्शन को आज कवर कर रहे हैं अच्छे तरीके से। तो एब्स्ट्रैक्शन पूछा जा सकता है। अमूर्तता क्या है, तो अमूर्तता हमने देखा अगर हमारे पास 10 समस्याएं हैं तो उनमें से हमने सबसे जो मेन समस्याएं थी उन्हें कवर किया, बाकी जो अनावश्यक थी उन्हें छोड़ दिया, तो ये है एब्स्ट्रैक्शन, अमूर्तता। उसके बाद है भावनात्मक स्थिरता। ये तो समझ ही सकते हैं कि भावना को अचानक और अक्सर अप्रत्याशित परिवर्तन होना, अस्थिरता आ गई, खुश थे एकदम से दुखी हो गए, कोई समाचार है कुछ है तो तनाव को कम करना, या दुखी थे सही हो गए, तो ये अस्थिरता, इसका कोई मतलब नहीं है। अगला है इंक्यूबेशन और इनएक्टिविटी। अब देखो सो जाना जैसे ही दिखेगा, ये ऑप्शन क्वेश्चन क्या था, समस्या पर सो जाना, सबसे पहला लगेगा निष्क्रियता, यही ऑप्शन सबसे पहली बार नज़र में आएगा। तो अगर हम इसे देखें, निष्क्रियता का अर्थ होता है किसी भी प्रकार की गतिविधि का अभाव, चाहे वह शारीरिक या मानसिक हो। जबकि सो जाने में बाहरी गतिविधि कम हो सकती है, लेकिन दिमागी, अगर हम सोते हैं तो क्या हमारा दिमाग काम करना बंद कर देता है? नहीं, दिमाग में तो चीज़ें हो रही हैं। पर निष्क्रियता का मतलब होता है हाइबरनेशन टाइप का कुछ चला जाएगी, मतलब अवचेतन प्रक्रिया, मतलब एक तरीके से व्यक्ति बिल्कुल समस्या पर क्या है, निष्क्रिय हो जाएगा, कुछ विचार ही नहीं आएगा, दिमाग भी नहीं चल रहा होगा, तो ये वाली चीज़। अब देखें ऊष्मैन, इंक्यूबेशन। इंक्यूबेशन क्या मतलब होता है, समस्या समाधान की प्रक्रिया का वह चरण
कारण है जब व्यक्ति सक्रिय रूप से समस्या के बारे में चेतन रूप से नहीं सोचता लेकिन अवचेतन मन पर काम कर रहा होता है। इसी समस्या का सो जाना कहा जाता है, जहाँ नींद के दौरान या आराम करते समय दिमाग में अप्रत्यक्ष रूप से जानकारी को, जैसे हम कहीं जा रहे हैं, हमने कोई एक डाटा सुना, या हमारा मान लो 12 तारीख को एग्ज़ाम है, अब कहीं जा रहे हैं, चल रहे हैं, तब भी एग्ज़ाम की होगी कि इसमें से कौन सा आज हमें पढ़ना है, क्या पेपर में आ सकता है, कौन से टॉपिक रह गए हैं। तो यही चीज़ है जो दिमाग में चल रही है अक्सर। तो जब भी हमारे दिमाग में फिर हमें एक सॉल्यूशन मिलेगा कि ये वाली काम करना चाहिए या स्टेप लेना चाहिए, तो यही है। अक्सर एक जो क्षण आता है, जिसे कहते हैं यूरेका मूवमेंट के साथ एक नया समाधान मन में आता है, और यही वो विचार है ऊष्मैन इंक्यूबेशन। तो इंक्यूबेशन में हमने क्या समझा, हम चेतन रूप से नहीं सोच रहे पर अक्सर उस चीज़ के बारे में देख रहे हो, फिर हमें एक पॉइंट मिलेगा जब हमें उस चीज़ का समाधान मिल जाएगा। तो यही क्या है, थोड़ा क्वेश्चन देखने के बाद ये अजीब सा लगेगा कि समस्या पे सो जाना निष्क्रियता क्यों नहीं, हमने जाना निष्क्रियता में बिल्कुल इनएक्टिव हो जाएंगे। तो ये वाला देखा, ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन था। इसके बाद देखा, संचार प्रक्रिया में जानबूझकर हेरफेर करने को क्या कहा जाता है। अब देखो, सूचना का फिल्टर कर देना, मुखरता मतलब ज़्यादा व्यक्त कर देना, विचलन या अमूर्तता। अब देखो यहाँ पे क्या दिया है, जानबूझकर हेरफेर करना। फिल्टर में यही तो कर रहे हैं, छन्नी लगाते हैं जब हम चाय छानने के लिए, कुछ छानने के लिए, तो हम जानबूझकर ही तो उसमें से कोई चीज़ अलग कर रहे होते हैं। तो वही है फिल्टर, जानबूझकर हम हेराफेरी कर रहे हैं, तो फिल्टरिंग माध्यम कहा जाता है। मुखरता तो है ही है कि ज़्यादा हम व्यक्त कर रहे हैं भावनाओं को, तो ये तो नहीं हो सकता। विचलन क्या होता है, उस मुद्दे से हट जाओ जहाँ, तो मुद्दे से क्या है, हटकर बात करना है किसी है। अमूर्तता, अब देखो अमूर्तता ऊपर पड़ा था, वही सेम आ गया कि हम क्या करते हैं, मेन मुद्दे के फोकस करते हैं और इधर उधर की जानकारी को हम जानबूझकर अलग हो जाते हैं। इसके बाद है एक क्वेश्चन, एक ही समूह के सदस्यों के बीच संचार क्या कहलाता है। अब ये देखो सेम क्वेश्चन, एक साल में 2 क्वेश्चन पूछ लिए सेम ऑप्शन के साथ। अब इसका था ऑप्शन ये था, ये तो मैंने अलग से ऐड कर दिया है, मतलब जो ऑप्शन को डिटेल है ताकि ये समझा जा सके। तो ऑप्शन क्या था, अधोगामी, ऊर्ध्वगामी और पश्च और इष्टतम। मतलब क्या हुआ, समूहों के बीच में, एक ही समूह सदस्यों के बीच में संचार क्या होता है। तो हमने देखा अधोगामी नीचे की ओर, ऊर्ध्वगामी ऊपर की ओर, पार्श्व वाला ये वाला था, और इष्टतम संचार जो सबसे बेहतर होता है। तो सोचो एक के बारे में पूछा था यहाँ पे, एक समूह का हमने यही पढ़ा, पार्श्व वाला समान स्तर के लोग हैं, एक टेबल मतलब एक स्तर के हैं, उनके बीच में जो बात होती है, जिन्हें क्षैतिज पढ़ रहे थे हम, तो वही वाली है। अधोगामी हम पढ़ चुके हैं, पश्चगामी लेटरल जिले कम्युनिकेशन कहते हैं। इष्टतम और देख लेते हैं। इष्टतम क्या होता है कि यह एक प्रकार का संचार नहीं है, चूंकि ये 2 बार आ चुका है ऑप्शन में, तो हमें पता होना चाहिए संचार नहीं है इष्टतम। यह है जो मतलब इस संचार नहीं है जो प्रवाह की दिशा का वर्णन करता है, ये बताता है कौन सा प्रवाह सही है, बस केवल। तो ये है। इसके बाद है पारस्परिक संचार की विशेषता है। पारस्परिक संचार की विशेषता है, संगठन में पारस्परिक संचार में कौन सा कथन सही है, मतलब जो वही कम्युनिकेशन में कौन सा सही है। कुशल संचार हमेशा प्रभावशाली नहीं होता है। कुशल संचार हमेशा प्रभावशाली नहीं होता। देखो हमेशा चीज़ें कम ही होती हैं। सोचो कुशल संचार है, मैं बहुत अच्छे से समझा रहा हूँ, पर हो सकता है मैं उतने अच्छे तरीके से ना समझाऊँ। वही चीज़ है, कुशल संचार अच्छा होता है पर हमेशा प्रभावशाली नहीं होता है। तो ये चीज़, प्रभावशाली संचार हमेशा कुशल नहीं होता, ये वाली चीज़ भी बिल्कुल सही है कि प्रभाव बहुत अच्छा प्रभावशाली संचालन है, कोई बहुत अच्छा बोल लेता है पर हो सकता है वो काम की बात ना बोल रहा हो, जबकि कुशल संचार अच्छा बोल रहा है पर वो प्रभावशाली नहीं हो सकता है। तो दोनों चीज़ें हो सकती हैं। तो ये वाली चीज़ में 2 है, ये तो आसान था। इसके बाद बात करें अगला 11वां क्वेश्चन, पारस्परिक संघर्ष का सबसे अधिक उत्कृष्ट जो है स्रोत क्या है पारस्परिक संघर्ष का। तो खराब ऑप्शन ये है, पहला है खराब संचार, उसके बाद संगठनात्मक दंड, संचालन विन्यास, सामाजिक दबाव। अब देखो पारस्परिक संघर्ष, अब खराब संचार ही तो, क्योंकि हम कम्युनिकेशन चूंकि टॉपिक पढ़ रहे हैं तो हम संचार से संबंधित ऑप्शन ही ढूंढते हैं। तो खराब संचार है वही एक संघर्ष का माध्यम होता है। सोचो अगर संचार अच्छा नहीं है तो चीज़ें गलत होंगी। तो यही चीज़ है इसमें। तो खराब संचार मुख्य स्रोत है जब लोग प्रभावी ढंग से संवाद नहीं कर पाते हैं तो गलत फहमी हो जाती है। उसने कहा कि ये काम कर लेना, उसने समझा कि ये काम और मतलब और किसी तरीके से कहा है। तो यही चीज़ें जब प्रभावशाली नहीं होता तो गलत फहमी, धारणाएं ये सब अस्पष्ट हो जाती, मतलब ज़्यादा हो जाती हैं। अब ये कैसे होता है खराब संचार, देखो अस्पष्ट संदेश है, किसी ने ये कहा कि उससे बोल देना, उससे का मतलब 2 लोग हो सकते हैं, उसने इसके एक की जगह 2 से बोल दिया, तो अस्पष्ट संदेश है। दूसरा सुनने की कमी, ध्यान ही नहीं दे रहे, क्लास चल रही है और ध्यान
नहीं दे रहे, आपसी बात और ये सारी चीज़ें, तो सुनने की कमी, ये सबसे बेकार चीज़ों में माना जाता है। इसके बाद है गैर मौखिक संचार, शरीर की भाषा, स्वर, चेहरे के हाव भाव का गलत अर्थ निकाल लेना। जैसे हमारे यहाँ भारत में एक मतलब काफ़ी चलता है कि हमारे यहाँ गर्दन हिलाने को कह देता है हाँ के लिए, मतलब गर्दन अगर हम हिलाते हैं तो इसका मतलब है हाँ या ना, पर ये चीज़ यूरोप और अमेरिका में नहीं चलती है, वो लोग इस चीज़ को समझ नहीं पाते हैं। इसके लिए एक वो भी हुई थी, मतलब एक काफ़ी डिस्कशन भी हुआ था कि वो लोग इस जो गर्दन वाला जो जेस्चर हमारे यहाँ यूज़ होता है वो नहीं यूज़ करते हैं वो लोग, तो वो नहीं समझ पाएंगे। तो शारीरिक ये वाला याद रखना। धारणाएं और अनुमान की संचार की कमी अक्सर लोगों को दूसरों के इरादे का अनुमान लगाने पर मजबूर करती है। मतलब क्या हो जाता है कि पहले से कोई दूसरा अनुमान लगा लिया, ये सारी चीज़ें रहेंगी। संगठनात्मक मानदंड, संचार विन्यास, ये अलग अलग ऑप्शन उसमें दिए थे, तो ये देखना। अगला ये की बात करें जो क्वेश्चन है वो है कि कौन सा मॉडल पारस्परिक संचार की गतिशीलता पर जोर देता है। कौन सा एक मॉडल है जो पारस्परिक संचार, पारस्परिक वही बार बार कम्युनिकेशन के लिए पूछ रहा है कि संचार पर गतिशील मतलब बात करता है। तो रैखिक मॉडल, इंटरैक्टिव मॉडल, लेन देन मॉडल और उपरोक्त में से कोई नहीं। क्या कह रहा है यहाँ पे, पारस्परिक संचार की गतिशीलता। अब देखो गतिशीलता की बात करें, गतिशीलता कब होगी, जब समाचार दिया जा रहा है लौट के आ जाएगा, तो यही वाली चीज़ होगी इसमें। तो क्या है समाधान इसका, लेन देन मॉडल में क्या है, पारस्परिक संचार की गतिशीलता को समझने के लिए हमें देखना है। अब ये सब चीज़ हमें देख लेते हैं ऐसे। रैखिक मॉडल क्या होता है, लीनियर वाला, संचार का सबसे सरल मॉडल है जिसमें एक प्रेषक एक चैनल के माध्यम से एक संदेश को प्राप्तकर्ता को भेजता है। सीधा लाइन खींच दी हमने। एक संचार के का सबसे सरल है जिसमें एक प्रेषक होता है, वो एक प्राप्तकर्ता को संदेश भेजता है, एक तरफा प्रक्रिया पर जोर दिया जाता है। तो ये वाली चीज़ है। इसमें तत्काल प्रतिक्रिया या शोर के प्रभाव को शामिल नहीं किया जाता है, मतलब इसमें फीडबैक नहीं होता। रैखिक है ना, एक तरफ से सूचनाएं दूसरी नहीं आई तो इसमें फीडबैक नहीं आएगा। दूसरा इंटरेक्टिव मॉडल, जैसा हमने देखा था, मॉडल रैखिक का ही एक विस्तार है, इसी का रैखिक का इंटरेक्टिव में, जिसमें प्रतिक्रिया और संदर्भ को शामिल किया जाता है। इसमें फीडबैक, इंटरेक्टिव तो तभी होगा जब फीडबैक आएगा। यह द्वैदिशात्मक हो जाती है, हालांकि अभी भी एक समय में एक व्यक्ति के बोलने पर केंद्रित किया था, इसने बोला और इसने बोला, एक ने बोला एक टाइम में। लेन देन मॉडल ट्रांजिशनल मॉडल है, मॉडल का ऐसी गतिशीलता है, यहाँ सबसे अधिक जोर देती है गतिशीलता पर। इसमें क्या होगा, एक साथ प्रेरक और प्राप्तकर्ता दोनों लोग बातचीत कर रहे हैं, तो वही तो सबसे अच्छा, तुरंत बोला उसने उत्तर दिया, तो ये वाली चीज़ सबसे अच्छी रहती है। अब देखो सेम टाइप के क्वेश्चन हमें दिखेंगे। उसके बाद है निम्नलिखित में से कौन सा सचेतन श्रवण में बाधा नहीं है। सचेतन श्रवण में बाधा नहीं है, बाकी बाधा होंगी, एक मतलब अच्छे सुनने वाले के लिए एक बाधा नहीं है। तो पूर्वाग्रह, पूर्वाग्रह तो जानते हैं सबसे पहली बाधा होती है कि व्यक्ति पहले से डिसाइड करके रखता है कि ये वाली चीज़ ऐसी है, ये व्यक्ति ऐसा है, तो पूर्वाग्रह क्या है, एक बाधा है। उसके बाद क्या है, दोहरा दृष्टिकोण। दोहरा दृष्टिकोण मतलब दो दृष्टिकोण है, ए और बी, मतलब किसी चीज़ के बारे में पॉजिटिव भी है और नेगेटिव भी है। इसके बाद संदेश का अधिभार, इतनी ज़्यादा सूचनाएं दे दी, जैसे अभी पेपर है, पेपर से पहले कई सारी PDF बुक्स और सारी चीज़ें आ जाएंगी, तो अधिभार हो जाएगा। अब ये समस्या ही तो एक तरीके की अधिभार हो गया, एक नोट्स हो उन्हें रिवाइज किया जा सकता है, तो पूर्वाग्रह हुई। संदेश जटिलता, संदेश को एक बात को सीधा कहना था पर उसे ऐसे ऐसे घुमा के कहा जा रहा है, तो जटिलता ये बात है। पर सोचो दोहरा दृष्टिकोण तो अच्छा है, एक दृष्टिकोण रखना गलत है जो कि पूर्वाग्रह की वजह से होगा। दो दृष्टिकोण है, दोनों पॉजिटिव नेगेटिव, अच्छा बुरा, तो ये चीज़ तो बाधा नहीं होती है, अच्छी चीज़ है ये। इसके बाद है कार्य समय में संचार के लिए पूछा, ये परसेंटेज इसमें पूछा था असल में कि किसी व्यक्ति के कार्य घंटों का लगभग कितने परसेंट कम्युनिकेशन में व्यतीत होता है, मतलब जब हम काम करते हैं कोई तो कितना परसेंट हमारे जो हम इंटरपर्सनल स्किल है उसमें जाता है। तो ये ऑप्शन थे इसमें 100%, कोई चीज़ 100% तो नहीं हो सकती है। 40 से 50, 60 से 70, 80 से 90, इसका ऑप्शन था 80 से 90% है। अब ये क्वेश्चन एक तरीके से रटने वाला, इनमें ज़्यादा चीज़ अब इतना तो किसी को नहीं पता होता है वहाँ पे, जब तक हम पढ़ेंगे नहीं। अब हमने जान लिया है तो अगर ये रिपीट होता है तो तुरंत लगा सकते हैं कि ज़्यादातर जो संचार होता है वो कितना होता है, 80 से 90% हम कौन सा अंतर्वैयक्तिक संचार करते हैं। तो ये वाली 80 से 90% ये रिसर्च वगैरह हैं, उनके डाटा हैं ये, तो ये ऐसा कोई नहीं है आम धारणा, ये रिसर्च शोध में ये सारी चीज़ें बताई गई हैं। इसके बाद है विवाद में हमेशा क्या शामिल होता है, बदला, क्रोध, असहमति, जुनून। अब ये बहुत सबसे आसान क्वेश्चन है। सोचो विवाद है, विवाद क्यों होगा, दो व्यक्ति असहमत होंगे, तो इसमें तो कुछ पढ़ना ही नहीं है हमें।
इसके बाद है कि सक्षमता, संबद्धता और स्वायत्तता की मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किन कौशलों का प्रभावी भंडार आवश्यक है। सक्षमता, समयबद्धता और स्वायत्तता की मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं के लिए। तो सक्षम हो जाए तो इनमें से अगर ऑप्शन देखो तो हमें कौन सा ज़्यादा पढ़ना होता है, पारस्परिक कौशल, इंटरपर्सनल वाला, तो यही तो ऑप्शन हो सकता है अगर सोचो, लॉजिक भी लगाओ इसमें से, क्योंकि सक्षमता, समयबद्धता और स्वायत्तता मतलब ये सारी चीज़ें अच्छी होंगी। व्यक्ति सक्षम होगा, संबद्ध होगा, जुड़ा होगा, स्वायत्त होगा, ये कौशल है संचार कौशल में। तो दो लोग होंगे पारस्परिक वाले में, तो इसी में हो जाएगा। तो इसमें ये वाली चीज़ याद रखनी है। इसमें अगला देखें अगर हम 17 क्वेश्चन की निम्नलिखित में से कौन सा समस्याओं को हल करने के लिए सोचने का तरीका नहीं है। हल करने के लिए सोचने का तरीका नहीं है। एल्गोरिदम, हम जानते हैं एल्गोरिदम क्या होता है। एल्गोरिदम तो समस्याओं को हल ही करता है। कोई समस्या है, उसके हमने डाटा दे दिया ये ऐसे, तो एल्गोरिदम की जरिए ही तो हम यूट्यूब पे ऐड देखते हैं, जो भी चीज़ आती हैं सारी चीज़ें एल्गोरिदम से आजकल सॉल्व होती हैं। उसके बाद है ट्रायल एंड जो एरर मेथड है कि कोई चीज़ की हमने गलत हुई सही हुई, तो ये भी है। उसके बाद है यूरिस्टिक्स है शॉर्टकट विधि। शॉर्टकट किसी चीज़ की, यहाँ पे कह रहा है समस्या को हल करने का तरीका नहीं, तो शॉर्टकट तो बिल्कुल सही होता है यूरिस्टिक्स। उसके बाद है एनाग्राम, पहेली। अब सोचो पहेली तो खुद में एक समस्या है, तो पहेली एनाग्राम्स जिसे कहते हैं, एनाग्राम्स वो पहेली है, तो ये नहीं होगा क्योंकि पहेली खुद में एक समस्या है। तो ये चीज़ बस दो शब्द याद रखने। यूरिस्टिक्स जो होता है ये मानसिक शॉर्टकट या अंगूठे का नियम होता है, जिसमें जटिल समस्याओं को सरल बनाने और निर्णय जल्दी लेने में मदद किया जाता है। इसमें एनाग्राम्स क्या होता है, एक शब्द पहेली होती है। तो ये दो याद रखें। इसके बाद है समस्या समाधान प्रक्रिया के बारे में। समस्या समाधान प्रक्रिया अनिवार्य रूप से किसके माध्यम में एक भ्रमण है। तो पूछा है समस्या समाधान प्रक्रिया अनिवार्य रूप से किसके माध्यम का से जुड़ा है। मानसिक स्थिरता, मानसिक जो प्रतिक्रिया स्थिरता, समस्या स्थान और सक्रिय परिप्रेक्ष्य है। तो समस्या समाधान का पूछा है। मानसिक स्थिरता तो डिसीजन लेने के टाइम होता है, ना कि समस्या के समाधान में। तो ये वाला तो डिसीजन लेने के टाइम में जो पिछले पेपरों में आ चुका है। ये सक्रिय, अब सक्रिय पूछा है। सक्रिय तो अच्छी चीज़ है, यहाँ पे समाधान में पूछा है भ्रमण है, मतलब गलत टाइप का पूछा है, तो ये तो हो नहीं सकता। दो चीज़ें हैं, समस्या स्थान और प्रतिक्रिया स्थिरता। तो अगर हम देखें इन दोनों ऑप्शन के बारे में कि प्रतिक्रिया स्थिरता क्या है, जो ये हमारा दूसरा ऑप्शन था, ऑप्शन आंसर तो यही है, पर हम इन दोनों के बारे में पढ़ेंगे क्योंकि ये नए ऑप्शन मिलेंगे। तो प्रतिक्रिया स्थिरता क्या है। प्रतिक्रिया स्थिरता एक ऐसी स्थिति है जहाँ व्यक्ति की प्रतिक्रिया सुसंगत और अपरिवर्तनशील रहती। स्थिरता स्टेबिलिटी मतलब वो सेम स्थिर है। समस्या समाधान की प्रकृति गतिशील और खोजी होती है, जिसमें अक्सर नई रणनीति, आप सोचो समस्या समाधान करनी है, उसमें स्थिर रहोगे नहीं, हमें क्या रहना है, नई चीज़ें खोजनी होती हैं। इसलिए प्रतिक्रिया स्थिरता समस्या समाधान के मूलभूत स्वरूप के विपरीत है। ये तो विपरीत है। अब देखो समस्या स्थान, प्रॉब्लम स्पेस, यह समस्या समाधान का एक सिद्धांत में एक केंद्रीय अवधारणा है, विशेष रूप से संज्ञानात्मक मनोविज्ञान में। समस्या स्थान एक अमूर्त प्रतिनिधित्व है, जिसमें समस्या की प्रारंभिक अवस्था जहाँ आप शुरू करते हैं, मतलब शुरुआत समस्या को सॉल्व करना, उसके बाद समाधान का जो हमारा लक्ष्य होता है, इन सबको एक एक स्टेप बाय स्टेप देखा जाता है। तो स्थान के रूप में ये आता है। इसके बाद डालें कि फूट डालो और जीतो रणनीति का संस्करण पूछा था, मतलब इसमें से किस मेथड में वो आता है कि समस्या समाधान में फूट डालो और जीतो रणनीति का संस्करण। सदृश मतलब ट्रायल एंड एरर वाला है, साधन अंतः विश्लेषण है और परिकल्पना परीक्षण है। अब देखो इसमें फूट डालो और ये एक साधन ही तो है, जीतो साधन, अंतः विश्लेषण साधन, तो ये वाला ऑप्शन हो जाएगा। अब देखो एनालॉगी सादृश्यता जो है, हम सभी ऑप्शन को देख लेते हैं। एनालॉगी का मतलब क्या होता है, समस्या समाधान में किसी परिचित समस्या जिसे पहले हल किया जा चुका है कि समाधान के उपयोग की गई एक समस्या को हल करने में शामिल, मतलब पहले हमने उसी तरीके से एक समस्या को सॉल्व किया था, अब दोबारा हमारे सामने सेम समस्या आ गई तो हमने उसे सॉल्व कर दिया है। एक बड़ी समस्या को तोड़ने के बजाय दूसरे संदर्भ में इसे मतलब पहले से देखा जाता है। उसके ट्रायल एंड एरर, ये आसान है, कोई समस्या को करते रहो हल, गलती होती रही, एक बार सही हो जाएगा। इसके बाद है मीन्स एंड एनालिसिस, जो ये मेन था, मीन्स एंड एनालिसिस, फूट डालो और जीतो। यहाँ पे वो वाला नहीं है हिस्ट्री वाला फूट डालो और राज करो वाला, यहाँ पे मतलब है कि प्रॉब्लम को
तोड़ना है तो साधन और है। तो फूट डालो जीतो रणनीति एक उत्कृष्ट उदाहरण है जिसमें वर्तमान स्थिति और लक्ष्य स्थिति के बीच अंतर को कम करने के लिए प्रमुख चरणों की पहचान करना शामिल होता है। प्रमुख चरण इंपॉर्टेंट है यहाँ पे कि लक्ष्य और जो हमारी स्थिति है उन दोनों के हमें चरण देखने हैं कि कैसे कैसे किया, फिर साधन देखेंगे, माध्यम देखेंगे और लक्ष्य देखेंगे। तो यही है समस्या को कैसे तोड़ा जाएगा। तो मीन्स एंड एनालिसिस है। हाइपोथेसिस टेस्टिंग क्या होता है, एक परिकल्पना बना ली जाती है, एक डेटा वगैरह ले लिया, उससे समाधान कैसे होगा क्या होगा ये है। इसके बाद है पिछले अनुभव से पूछा गया था, जब कोई व्यक्ति अपने पिछले अनुभव के आधार पर समस्या को समाधान करता है उसे क्या कहा जाता है, ये नॉर्मल है, आसान, ये मानसिक सेट मेंटल सेट कहा जाता है। अब ये चीज़ याद रखनी है, मानसिक सेट जो है मेंटल सेट, ये कब पूछा जाएगा, पिछले अनुभव की बात आएगी तो यही लगाना है, मेंटल सेट वाला है कि वह प्रवृत्ति जब व्यक्ति पुरानी समस्या को हल करने के लिए उपयोग की गई गतिविधियाँ होती हैं, रणनीतियाँ होती हैं, उन्हें दोबारा यूज़ करेगा। इस जैसे हमने PYQ लगाए, उनमें जो गलतियाँ हुई उन्हीं को सही कर दिया है। उसके बाद पर इसमें एक ऑप्शन अच्छा है फिक्स्डनेस वाला, कार्यात्मक स्थिरता वाला, ये भी ऑप्शन कई बार सही होता है। ये पर कब होता है, जब संज्ञानात्मक पूर्वाग्रह की बात होती है। इसमें तब होता है जब व्यक्ति पूर्वाग्रह, ये मतलब एक प्रॉब्लम है, जबकि ये क्या है, एक सॉल्यूशन है मेंटल सेट, कि हमारा मेंटल सेट पहले से सेट है कि हम समस्या आएगी तो पुरानी समस्याओं को हल चूँकि कर चुके हैं, उसे आधार पर हम PYQ सॉल्व कर लेंगे। ये क्या है, फिक्सनेस, हम नई नहीं खोजेंगे, हमारे पूर्वाग्रह जैसे हैं उसी आधार पे हम नॉलेज को यूज़ करेंगे। तो ये वाली चीज़ थोड़ी नेगेटिव टाइप में आती है। वस्तु को केवल उसकी प्रारंभिक और अभ्यस्त कार्य में ही देखने की प्रवृत्ति को हम इसमें यूज़ करते हैं। इसके बाद 21वां है समस्या समाधान में सदृश्य का उपयोग का अर्थ क्या है। समस्या समाधान में तो एक है अतीत में समान, यहाँ पे क्या कह रहा है, सदृश, समस्या समाधान में सदृश मतलब पहले से देखी है उन्हीं का यूज़ है। तो अतीत में समान परिस्थितियों में उपयोग की गई तकनीक का ही दोबारा यूज़ करना, वही लगभग पहले वाला ही सेम है ऑप्शन इसका। तो अतीत में की गई परिस्थितियों को ही हम यूज़ करते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग। इसके बाद देखें अगला, तो 22वां क्वेश्चन है कि मानसिक प्रतिनिधित्व, तो समस्या समाधान में वर्तमान जानकारी को किस में परिवर्तित किया जाता है। समस्या समाधान में वर्तमान जानकारी को किस में परिवर्तित किया जाता है, सोचो किस में किया जाएगा, मानसिक स्वभाव में, मानसिक पृष्ठभूमि में, बाह्य मानसिक प्रतिनिधित्व में या आंतरिक मानसिक प्रतिनिधित्व में। चूँकि यहाँ पे क्या कह रहा है, समस्या समाधान में वर्तमान जानकारी को किस में परिवर्तित किया जाता है, तो आंतरिक मानसिक प्रतिनिधित्व में, स्वभाव में नहीं। हमें समस्या समाधान का मतलब ये नहीं है अपनी आदतों को चेंज कर देना, समस्या वहाँ पे मतलब चेंज करनी है तो हम मानसिक रूप से ही तो करेंगे उसे, और बाह्य रूप से करते हैं कि अंदर दिमाग में चल रही होती आती अंदर, तो ये अंतः वाला हो जाएगा है। तो इसमें तो ये चीज़ याद रखनी है, मेंटल रिप्रेजेंटेशन वाला में है। तो समस्या समाधान की प्रक्रिया में हम अपनी आसपास की दुनिया से जानकारी प्राप्त करते हैं और उनको दिमाग में यूज़ करते हैं, मतलब चलाते हैं, और फिर उससे हम क्या करते हैं, उस चीज़ को सॉल्यूशन करते हैं। तो ये वाली चीज़ देखिए। इसके बाद है हमने कि दो समानांतर टीमों में एक फुटबॉल मैच देखने के बाद एक व्यक्ति ने इस बात पर जोर दिया कि उसे पहले से पता था कि वो टीम जीतेगी। इसका उदाहरण है, मतलब दो मैच चल रहे थे दो टीमों के बीच, अब दो टीमों ने गोल किया। अब एक व्यक्ति यहाँ पे दर्शक में बैठा था, उसने कहा कि मुझे पहले जीतने के बाद उसने कहा कि ये टीम जीतेगी, मुझे पहले से पता था। तो उसने ये बात कही है, वो किस एग्जाम्पल की है, समूह चिंतन की। अब समूह का वो अकेला ही तो कह रहा है तो ये तो बेकार है। अवचेतन समस्या समाधान की समाधान थोड़ी ना कर रहा है, वो केवल अपनी बात कह रहा है। मिथ्या सहमति प्रभाव की, अब ये लग भी सकता है। उसके बाद पश्च दृष्टिकोण पूर्वाग्रह की, तो इम्पोर्टेंट है ना पूर्वाग्रह, उसने पहले से सोच रखा है पूर्वाग्रह, तो यही है, पहले से उसका दृष्टिकोण था। तो ये तो नहीं पढ़ना है, ग्रुप वाला हम समझ ही जाएंगे। दो ऑप्शन देख सकते हैं, ये वाला जैसे फॉल्स कंसेंसस इफेक्ट, ये कब होता है कि यह एक संज्ञानात्मक पूर्वाग्रह है जब जिसके द्वारा लोग दूसरों की राय, विश्वास, आदतों को स्वयं से अधिक सामान्य रूप से साझा मानते हैं, मतलब दूसरों ने जो कह दिया उस चीज़ को ज़्यादा मानते हैं। तो सहमति वाला, सहमति दे रहे हैं। बाकी ये तो हम समझ ही गए हैं कि जो हिंडसाइड बायस है, ये क्या है, हम पहले से मान के चलते हैं कि ये चाहिए, भविष्यवाणी उसी आधार पर करी जाती है कि ये टीम जीतेगी।
इसके बाद है निर्णय लेने के संदर्भ में व्यक्तिगत संभावनाओं को सामान्यतः किस रूप में संदर्भित किया जाता है। तो किस में किया जाता है, ए बी सी डी ये ऑप्शन दिए थे। मतलब निर्णय लेने के संदर्भ में व्यक्तिगत संभावनाओं को, व्यक्तिगत जो संभावनाएं हैं उन्हें किस रूप में संदर्भित किया जाता है, व्यक्तिगत वाली पूछिए संभावनाओं को। तो इसमें सोचो एक ही तो है व्यक्तिपरक संभावना है, तो यही है व्यक्तिगत संभावना, व्यक्तिपरक संभावनाएं हो जाएंगी। बाकी तो सामाजिक गैर कार्यात्मक, यहाँ पे सामाजिक की बात ही नहीं कह रहा है, व्यक्तिगत की बात कह रहा है। तो ये देखा हमने। उसके बाद है तो इसमें व्यक्तिपरक देखना है, संभावनाएं ये है, इसमें क्या होता है जो किसी व्यक्ति के अनुभव, ज्ञान, व्यक्तित्व के आधार पर जो निर्णय लिया जाता है। इसके बाद 25 देखें, क्योंकि हमने बात की है कि इस एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आए थे 27-28 के आसपास, तो ये अभी 25 हो पाए हमारे। अब निर्णय लेने के संदर्भ में कौन सा कथन सही है, मानवीय तर्क शक्ति सीमित है, जो मानव की जो तर्क शक्ति है वो सीमित है, ये कह रहे हैं। इसके बाद है कि कोई भी व्यक्ति अभ्यास के माध्यम से अपने निर्णय लेने की क्षमता में सुधार कर सकता है, बिल्कुल सुधार कर सकता है। अगर हम पेपर के लिए पढ़ाई कराएंगे, PYQ लगाएंगे तो सुधार कर सकते। और मानवीय तर्क शक्ति सीमित है, तो असीमित तो कोई चीज़ नहीं है, तो ये दोनों चीज़ें क्या हो जाएंगी, सही हो जाएंगी। तो आसान था। अगला देखें 26 वाला, रचनात्मक समस्या समाधान किससे संबंधित है। रचनात्मक मतलब इनोवेटिव, कुछ समस्या समाधान लेने आने। तो अभिसारी मतलब एक डिस्कस किया सब लोगों ने, एक सॉल्यूशन कर दिया। पर जब बात करते हैं रचनात्मक तो ये ओपन होती है, तो ये अपसारी होती है। इम्पोर्टेंट ये याद रखनी, देखो ग्रुप थिंकिंग नहीं है। रचनात्मक जब बात करते हैं समस्या समाधान, ग्रुप वाले में रचनात्मक कैसे आ सकता है, सब लोग जिस पे सहमत होंगे उस पर रचनात्मक आएगा, और अधिकतर लोग नई चीज़ पे सहमत क्यों होंगे, तो ये वाली नहीं आएंगी। इसकी बात है अभिसारी में क्या होता है, अभिसारी चिंतन प्रक्रिया होता है जहाँ व्यक्ति किसी समस्या के लिए सबसे अच्छे और एकमात्र सही समाधान पर ध्यान केंद्रित करते हैं। क्योंकि सब लोग हैं, जैसे 10 लोग हैं, उन सब ने एक डिसाइड किया और सबसे अच्छा इस पर समाधान कर लिया, तो ये देखा हमने, एकमात्र और सही समाधान पर ध्यान केंद्रित करते हैं, रचनात्मकता नहीं। जबकि समूह वाले में क्या होता है कि जहाँ एक समूह के भीतर इच्छा, आलोचनात्मक मूल्यांकन और स्वतंत्र विचार को दबा दिया जाता है, क्योंकि ग्रुप है। अब एक व्यक्ति ने इनोवेटिव दिया, उसकी बात नहीं मानेंगे, क्योंकि 50 लोग बैठे, सक्रिय से वर्ड का इसका कोई लेना देना नहीं था। अपसारी की बात करें, जो आंसर भी है हमारा, अपसारी चिंतन एक ऐसा विचार प्रक्रिया है जिसका उपयोग नए रचनात्मक विचारों को उत्पन्न करने के लिए किया जाता है, क्योंकि अपसारी है, बाहर की ओर, डाइवर्जेंट की ओर। तो ये वाला देखा। 27वां देखा, निर्णय लेने का उद्देश्य क्या होना चाहिए। अब देखो सेम क्वेश्चन रिपीट किया कि नहीं, 2023 में पूछा गया था निर्णय लेने, और हर बार ये सेम आता है, सर्वोत्तम विकल्प, सही विकल्प, सुदृढ़, इसमें पहला ही ऑप्शन हमेशा ही सही रहता है, तो वही रहेगा। 28वां जो इस बार का लास्ट है वो देखते हैं, मतलब 2021 में लास्ट जो आया था 28वां क्वेश्चन, बहुत ज़्यादा आए थे इस बार क्वेश्चन, 33 में तो कट ऑफ ही आ रही थी, 28 क्वेश्चन केवल कम्युनिकेशन से थे। इसके बाद है प्रभावी, पूछा है प्रभावी समस्या समाधान के लिए सबसे अच्छा तरीका क्या है। समस्या समाधान के लिए विशिष्ट और प्रसंस्करण को संतुलित करना, पारस्परिक और पारंपरिक और गैर पारंपरिक के बीच संतुलन करना। इसके बाद है अहम केंद्रित करना, जो अहम मतलब अहंकार उसे केंद्रित करना, ईगो और पूर्वाग्रहों को संतुलित करना, धारणा और अनुमान को लगाना। अब देखो अहम को केंद्रित करना, पूर्वाग्रहों को संतुलित करना। अब यहाँ पे कह रहा है कि क्या ऑप्शन था कि प्रभावी समस्या समाधान में, तो प्रभावी में हम जो पढ़ते हैं वो कौन सा पढ़ते हैं, पारंपरिक, गैर पारंपरिक जो संचार के माध्यम होते हैं, तो वही ऑप्शन है पारंपरिक सोच। पारंपरिक सोच मतलब जो यूज़ करते हैं पहले से विश्लेषण में, गैर पारंपरिक, यही अगर हम संतुलित कर लेंगे तो आंसर सही आएगा। तो ये हमने 2021 के सभी क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया है। अब जैसे 28 आए थे, तो अगर हम इसमें 15-20 समझ पा रहे हैं तो काफ़ी बढ़िया है, क्योंकि मैंने बार बार कहा इसमें हमें सभी क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं करना होता है, हमें केवल 10-12 अगर 15 हो जाएँ तो ठीक रहेगा। अब इसमें कुछ हम मैथ के क्वेश्चन मतलब रीजनिंग वाले देखते हैं, जो पिछले 4-5 वर्षों में रहे थे, जो हम पैटर्न पिछले क्लास में स्टार्ट किया था, उसी से संबंधित कुछ क्वेश्चन रहेंगे इसमें। अब यहाँ पे भी हमें ध्यान रखना है 20 से 25 क्वेश्चन ही रीजनिंग के रहते हैं, और थोड़े लगभग 15-20 के आसपास मैथ के रहेंगे, और हिंदी के 25 रहेंगे, तो 25 हिंदी के रहेंगे। अगर इसमें से अगर हम 20 के आसपास कर लेते हैं, और रीजनिंग में अगर हम 20 में से 10 कर लेते हैं, और 10 कम्युनिकेशन में कर लेते हैं, तो कितना हो गया
40 के आसपास हो गए गलतियों के बाद, क्योंकि देखो अगर हमने 25 क्वेश्चन अटैम्प्ट 20 क्वेश्चन अटैम्प्ट करी है कम्युनिकेशन में, क्योंकि हमने 4 साल का लगा लिया, 21 का 22 का 23 का 24 का 4 साल के पेपर लगा लिए, 2018 तक के लगाएंगे। फिर उन सभी पेपरों के रीजनिंग के, मैथ के, जीए मतलब हिंदी के सारे क्वेश्चन लगा लेंगे तो हम 40 के आसपास आसानी से पहुंच जाएंगे। मैंने पहले ही कहा हम लोग टॉपिकों को कवर नहीं कर रहे हैं, केवल हमें पेपर निकालना है, हमारी जो प्रायोरिटी होनी चाहिए। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं जो रीजनिंग का आज हम सॉल्व करेंगे। ये सब सी सेट में आए हुए हैं क्वेश्चन पिछले वर्ष के, कोई इसमें अलग से नहीं है, क्योंकि सेम पैटर्न पूछा जाता है तो हमें सेम तरीके से दिमाग चलाना है। अब अगर इसमें देखो तो कल हमने एक सर्किल वाला रूल समझा था कि सर्किल है, ये एक पहिया है और पहिए को बैलेंस करना है, गोल बनाना है इस पहिए को। वैसे ही समझो ये एक स्टार एक पहिए ही मान के चलो, इसे हमें पूरा बैलेंस करना है। अब यहाँ पे दिक्कत है कि यहाँ पे क्वेश्चन मार्क दे दिया, अब ये बैलेंस नहीं है तो हमें इसे बैलेंस करना है। तो हमने जाना था कि हमें 2 तरीके से इसे सबसे पहले पढ़ना होता है, या तो इस तरीके से गोला पूरा हो रहा होगा 1 2 3 4, या फिर इस तरीके से पूरा हो रहा होगा कि 1 2 3 4, या फिर क्या हो रहा होगा जो गोले में ऐसे ऐसे कनेक्शन बनने होंगे, इसका कनेक्शन इससे, इसका कनेक्शन इससे, ये सारी चीज़ें। तो अब हमें देखनी है इसमें। सबसे पहले अगर हम देखें सर्किल के हिसाब से तो देखो पहली नज़र में जो चीज़ समझ में आ रही, सबसे छोटे नंबर को ही तो हम पकड़ते हैं क्योंकि कनेक्शन वहीं से बनता है। यहाँ एकदम से बड़ा इधर देखेंगे तो 18 40, मतलब हमें एक चीज़ समझ में आई कि कुछ ना कुछ ऐसे सीरीज़ तो चल ही रही है, क्योंकि नंबर कहीं पे भी बीच में गड़बड़ नहीं हो रहे हैं, बड़े ही होते चले जा रहे हैं। वो ना समझ में आए ऑप्शन में देखो, ऑप्शन में जो नंबर हैं वो 60 से बड़े ही हैं, 40 से बड़े ही हैं सारे नंबर, और 172 से छोटे हैं, तो कहीं ना कहीं ये सीरीज ऐसी बन रही होगी इसमें। तो अब अगर इसे देखें हमें 7 से 18 पे पहुंचना है तो हम कैसे पहुंच सकते हैं, इसे जोड़ें तो 11 अगर हम जोड़ दें इसमें से, पर यहाँ पे हम देख रहे हैं ये नहीं जुड़ रहा है। अगर तो हम सबसे पहले, क्योंकि हमें जो बेसिक है वो ध्यान रखना है, सबसे पहले हम ऐड करेंगे। अब ये नहीं है कि आप इसमें आंसर निकालो, हमें चूँकि हर बार आंसर निकालना है तो हमें एक स्टेप से चलना होता है। सबसे पहले हम प्लस देखेंगे, ऐड वाले, ऐड तो नहीं हो रहा है, फिर हम माइनस देखेंगे, क्या पता माइनस हो रहा है, फिर हम स्क्वायर देखेंगे, क्यू देखेंगे, मल्टीप्लाई देखेंगे। अब इसमें देखो तो प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड स्क्वायर क्यूब, ये क्रम रहेगा। अब इसमें देखो अगर हम 7 को 18 से करें तो 7 दूनी 14 होता है, तो 7 को अगर 2 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, 14 आ जाएगा। 14 में हम 4 जोड़ रहे हैं, 18 आ गया। अब अगर ये सही है तो अगले में भी आएगा, तो 18 का दूनी 36 होता है, 36 में 4 जोड़ रहे हैं, 40 आ गया। 40 का कर दो डबल, 80, 80 में 4 84 आ गया। तो ये इस तरीके से हो जाएगा। अगला देखें कि अगला सेम पैटर्न है, इस बार नंबर उन्होंने नहीं दिए, नंबर की बजाय उन्होंने जो ABCD दे दिया है। तो अगर हमने कल भी जाना था इस पैटर्न के बारे में, या तो ये इस तरीके से सॉल्व हो रहा होगा इस क्रम में, या ये इस क्रम में हो रहा होगा, तो हमें यही लगाना है। अब देखो B के बाद G N, ये थोड़ा गैप ज़्यादा हो रहा है, इसके बाद B के बाद D हमें दिखता है पास में ही आता है D, और G भी पास में ही आता है, तो ये वाला क्रम हमें थोड़ा पास दिख रहा है। तो मैंने नंबरिंग करके देख लेंगे कि B के बाद कितना जुड़ रहा है, 2 जुड़ रहा है, क्योंकि जो पास वाली चीज़ें आसानी से B के बाद 2, C और D 2 हो रहे हैं, उसके बाद D के बाद अगर जोड़ो तो 3 जुड़ रहा है, तो G आ गया इसका। तो ये हमें एक पैटर्न पता चला। जबकि हम सेम पैटर्न यहाँ करेंगे तो यहाँ पे 3 जोड़ रहे हैं और यहाँ पे J के बाद N में 4 जोड़ रहे हैं, बिल्कुल। तो मतलब ये क्रम ऐसे चल रहा है, ऐसे करके मतलब नंबरिंग बढ़ती चली जा रही है। यहाँ 2 जोड़ा, यहाँ 3 जोड़ा, यहाँ 4 जोड़ा, यहाँ 5, मतलब यहाँ पे 3 हो जाएगा, और उसके बाद यहाँ पे 4 हो जाएगा, और यहीं पे सेम चीज़ अब यहाँ पे 4 फॉलो कर रहा है, देखो N और 4 के बाद R आ जाएगा। और उसके बाद अब इसके लिए आपको नंबर याद होनी चाहिए, सीरीज जो होती है 26 वाला वो वाली चीज़ नहीं है तो हम क्या करेंगे, पेपर पे उसे लिख लेंगे, क्योंकि सी सेट में हमें 33 करने हैं तो इतना टाइम तो हम रहेगा ही ना कि हम उसे बना लेंगे। उसके बाद अगर हम देखें R के बाद अगर हमें 5 करना है, क्योंकि ये सीरीज ऐसे ही बढ़ रही है, तो अगर हम इसके बाद 5 लगाएंगे तो 5 में क्या आता है, W आता है R के बाद। तो ये वाली चीज़ें यहाँ पे ऐड करनी है। मतलब कैसे हमने देखा कि 2 बड़ा, फिर 2 के बाद हमें एक गैप अगला मिला 3 बड़ा, मतलब 1 प्लस हो रहा है यहाँ पे हमेशा। 2 यहाँ पे ऐड हुआ 3 होगा, फिर यहाँ पे देखा हमने 3 हुआ 4 हुआ, फिर प्लस 1 हुआ। यहाँ पे देखें तो सेम तरीके के पैटर्न फॉलो करेगा। अब ये वाला ये क्वेश्चन थोड़ा टफ टाइप का था, क्योंकि अगर हमें शुरुआत में ऐसे कन्फ्यूज़ होते हैं इसमें, क्योंकि शुरू में सेम नंबर है तो हम कैसे समझ सकते हैं क्या है। तो ऐसे नंबर में भी देखो क्रम तो ऐसे ही चल रहा है, ये हमें पहले ही लग रहा है कि संख्या बड़ी होती चली जा रही, तो कुछ ना कुछ ऐसे ही है। तो 4 को अगर 4 ही रखें, 4 को 4 रखें, या मान लो स्क्वायर करेंगे, क्यों करेंगे, तो ये सॉल्व नहीं हो रहा है। हमें 4 को 4 अगर हम रखें, उसके बाद यहाँ पे देख रहे हैं 4 के बाद 8 आ रहा है, तो कहीं ना कहीं 4 × 1 = 4,
ऐसे, फिर 4 दूनी 8 हो रहा है। 8 के अगर हम इसे कंप्लीट करें, 8 को अगर हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वाली चीज़ याद रखनी है। 8 का अगर ये यहाँ पे 4 इंटू 1 था, 4 इंटू 1 इक्वल टू 4 हो गया। यहाँ पे क्या हुआ, 2 हो गया, मल्टीप्लाई 2 हुआ। अब 2 का यहाँ 3 हो रहा है कि नहीं हो रहा है, 8 चौक 8 3 24 हो गया। और यहाँ पे देखो 4 हो रहा है, 24 चौक 96 होता है, और यहाँ 5 हो रहा है तो 6। ये वाली चीज़ याद रखनी है। तो अब हमें पता ये चल गया है, 6 करके देख लेना है इसमें कौन सा आएगा, पर अगर सॉल्व हो रहा है तो अपने आप हो जाएगा। आंसर इसका क्या आ जाएगा, ये वाला। इसके बाद देखें, ये सेम पैटर्न है, वही हमने देखा था। इनमें क्या होता है, हमें बैलेंस करना है। अब यहाँ पे Q दे दिया, E दे दिया, I दे दिया। अब एक चीज़ हमें पता चल रहा कि ये वाला पैटर्न इसमें अलग अलग दिख रहा है हमें। ये वाला एक अलग दे दिया, ये खैर आसान था क्वेश्चन। ये वाला दे दिया। अब इसमें क्या हमें पता चलेगा, अगर Q और I और E मतलब जब भी ऐसे नंबर दिखते हैं तो हमें उनकी नंबरिंग याद रखनी होगी। तो अगर हम इनकी नंबरिंग करें तो 8 और ये वाला अगर हम देखें कहीं पे यहाँ पे ऐसा पैटर्न नहीं चल रहा है गोल वाला। अब हमें यहाँ पे देखना है कि फिर कैसा पैटर्न है। तो यहाँ पे देख रहे हैं हम 9 और 8 को अगर ऐसे हम जोड़ते तो 17 आता है, 17 बराबर Q हो गया। तो वैसे ही है इसमें। अब देखो 3 और 2 5, 5 बराबर क्या मतलब आता है E, A B C D E, वैसे ही यहाँ पे हो जाएगा। तो यही क्या हो जाएगा, 13 पे कौन सा आता है, 13 पे आता है M, क्योंकि M तक होती है सीरीज, फिर N से 14 15 16 ऐसे चलती है। तो ये वाली चीज़ याद रखनी है। अगला देखें, अगर हम यही लुप्त वाला क्वेश्चन एक है कि इसमें पूछ रहा है कि कैसे सेम वही ये ऐसे पढ़ना है या इसे ऐसे पढ़ना है सीरीज में। तो अगर इसे हम पढ़ें कि ऐसे 2 के बाद 17 एकदम आ गया, 23 आ गया, तो ये सही सा नहीं लग रहा, मतलब एकदम से बड़ी होती चली गई संख्या। जबकि ये 2 के बाद 3 और 5 हमें थोड़ा सही सा लग रहा है। तो देखो 2 में अगर 1 जोड़ेंगे तो दिमाग में आएगा 3 आया है। 3 में अगर हम 2 जोड़ें तो क्या आ जाएगा, 5 आ रहा है। 3 में अगर हम 2 जोड़ें तो 5 आ रहा है। 5 में अगर हम 3 जोड़ें, बढ़ता चला जा रहा है तो 8 आ रहा है। 8 में अगर हम 4 जोड़ें, क्योंकि बढ़ता चला है, 8 में 4 12। 12 में अगर हम 5 जोड़ते हैं तो क्या आता है, 17। और ये ऐसे ही सीरीज चलती जा रही है। तो यही चीज़ याद रखनी। 23 में 7 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, 30 आ जाएगा। मतलब इसमें कैसे चली सीरीज, ऐसे, ये सांप की तरीके से आकार बन। तो हमें ये चीज़ याद रखनी है, ऐसे 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 चल सकती है। इन तरीक़ों से ये सॉल्व हो सकता है। तो ये वाले देखे हमने, अभी यहाँ तक रखते हैं। बाकी हम, क्योंकि हमने 2 साल में जो आए हैं मेन गोल ये वाले याद रख लिए। अब बाकी हम अगले में कंटिन्यू करेंगे, ताकि हम रीजनिंग में अच्छे क्वेश्चन कर सकें। और हिंदी है और कम्युनिकेशन हम डेली देख ही रहे हैं। अगली बार हम 2020 का देखेंगे, और उसके बाद अभी 3 साल के बचे हुए हैं हमारे, 18, 19 और 20 का पेपर पैटर्न करेंगे। इसके बाद कम्युनिकेशन को हम केवल रिवाइज करेंगे 2 दिन के बाद से, और क्योंकि हम 18 से 24 तक के पेपर कर लेंगे। और फिर हम रीजनिंग, हिंदी और बाकी मैथ वगैरह जो भी टॉपिक होंगे उन पे ज़्यादा टाइम देंगे।